नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और जो हम चर्चा कर रहे हैं ना आज की क्लास में, वो समाजशास्त्र को लेकर चर्चा है। समाजशास्त्र मतलब कि सोशियोलॉजी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन उठाए जाते हैं इस सब्जेक्ट से, ठीक है। और इसमें जो भी है ना समाजशास्त्री जो भी लोग हैं वो सारे सब्जेक्टों में घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक विषय है जो सारे विषयों से जुड़ा हुआ है, सब्जेक्ट है। अब देख लीजिए, समाजशास्त्र विषय किस विषय से नहीं जुड़ा है? विज्ञान मान लो, ठीक है, राजनीति मान लो, भूगोल मान लो, हिस्ट्री मान लो, सारी सब्जेक्टों से तो जुड़ा हुआ विषय है, ठीक है। तो इसके अंदर जो समाजशास्त्री आते हैं ना, वो जैसे अ, अभी के मान लो मैकाइवर फेज, उसको मान लो, अगस्त काम्टे वो हो गए, उनको मान लो, तो जिन्होंने मतलब समाजशास्त्र विषय के रूप में बनाया। मैकियावली वो हो गया, ठीक है। तो ये जो भी लोग आए ना, ये ही लोग वापस जब सिद्धांत पढ़ेंगे उनमें आएंगे, जब प्रशासन पढ़ेंगे उनमें आएंगे, जब दर्शन पढ़ेंगे तो उनमें आएंगे। तो ये सारे लोग घूमते रहते हैं इधर उधर, एक एक विषय दूसरे विषय, ठीक है। तो उसको लेकर आज चर्चा करनी है, समाजशास्त्र को लेकर चर्चा करनी है। समाजशास्त्र में इम्पोर्टेंट जो है ना वो चीज़ ये है कि समाजशास्त्र को सरल बनाना है, सबसे सरल। कि इतना सरल बना देंगे कि हमें ये सब्जेक्ट कठिन लगेगी ही नहीं, सबसे आसान सब्जेक्ट लगेगी ये। तो उसको लेकर आज चर्चा करनी है। क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से लिखना है, ठीक है। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी समाजशास्त्र विषय को लेकर। सबसे पहले हमने जब पृथ्वी के बारे में पढ़ा था, जब हमने सबसे पहले पृथ्वी का अध्ययन किया था ना, तो भूगोल के अंदर, ठीक है, थोड़ा हल्का फुल्का देखा था पृथ्वी के बारे में। तो हमने क्या देखा था? पृथ्वी गोल तो है, हमने ये तो देखा था ना कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, पृथ्वी गोल है। फिर हमने जब ध्यान से समझना, ये ही चीजें हैं जो आपको समाजशास्त्र को सरल करने में मदद करेगी, ठीक है। ध्यान से समझना, हर एक चीज को ध्यान से समझना, ये चीजें समाजशास्त्र की विषय को बिल्कुल ही सरल बना देगी। तो ध्यान से समझना हर एक चीज को। हमने देखा था कि पृथ्वी गोल है सबसे पहले शुरुआत में, भूगोल के बारे में, जब अक्षांश रेखाएं देखांतर रेखाएं देख रहे थे ना तब, ठीक है। उसी पृथ्वी को लेकर जब हमने आगे चर्चा की थी तो हमने बताया था कि पृथ्वी को खोला गया है और उसको एक आकार दिया गया है वर्ल्ड मैप के जरिए, ठीक है, विश्व मानचित्र में। और वो आकार कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है। इसी पृथ्वी को, तो हमें इसको समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, ठीक है। तो हम इसी पृथ्वी को वर्ल्ड मैप के ऊपर दर्शाते हैं। दर्शाते क्या मतलब कि हमारे सामने मान लो कि ये पृथ्वी है, ठीक है, वही गोल पृथ्वी को हमने खोल दिया यहाँ पे। अब हमें पता है कि हमने भूगोल पढ़ी है, हमें पता है कि पृथ्वी क्या है, गोल है। पृथ्वी गोल है और उसी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। तो हम इसी मैप पर 7 महाद्वीप दर्शा देते हैं। वास्तव में महाद्वीप गोल नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें समझने के लिए मान लो कि ये 7 महाद्वीप पृथ्वी पे है। इन्हीं 7 महाद्वीपों के आप बीचों बीच के इनके आसपास क्या है आपको पता है? इन्हीं महाद्वीपों के आसपास क्या है आपको ये चीजें पता है? क्या है? पानी है, ठीक है। चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, महासागर समुद्र, महासागर समुद्र, ठीक है, पानी पानी है इसी पृथ्वी पर। इससे हम थोड़ा पीछे चले ना, इस चीज से थोड़ा हम पीछे चले, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे महज 2 भूभाग थे, ठीक है। कितने भूभाग थे? 2 भूभाग थे। मतलब 2 भूभाग का मतलब क्या हो गया? मतलब कि एक ही समुद्र था और 2 भूभाग थे, ठीक है। 2 भूभाग थे। 2 भूभाग का मतलब समझ रहे हो ना? स्थान जहाँ पे पानी नहीं था, ठीक है, और एक स्थान था जलीय। अब जो ये भूभाग था ना, ये वास्तव में इस तरह नहीं था, इस तरह नहीं था। वो भूभाग था, हाँ, वो वास्तव में इस तरह था, ठीक है, गोल पृथ्वी पे, और इसके चारों तरफ समुद्र थे। इससे भी अगर हम पीछे चले ना, तो वास्तव में भूभाग था इस तरह, ठीक है, इस तरह था, और क्या था? चारों तरफ पृथ्वी के पानी पानी था। समाजशास्त्र विषय की शुरुआत ही यहीं से हो जाती है। हाँ, ठीक है कि उन्होंने 1838 में समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में हमारे सामने ला के रखा, ठीक है, लेकिन वास्तव में समाजशास्त्र की शुरुआत होना, समाज के बारे में पढ़ना समझना, वो सारी चीज़ें हमें यहीं से शुरू करनी पड़ेगी सभी चीज़ों को समझने के लिए। अब हमारी क्लास स्टार्ट होती है। काफ़ी शानदार क्लास, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगी। ध्यान से समझना, ध्यान से देखना चीज़ें। मुझे नहीं लगता फिर प्रकृति, परिभाषा, परिप्रेक्ष्य,
समाजशास्त्र में आपका मतलब कि डेफिनेशन समझ में आने में कोई मुश्किल होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। बस अब ध्यान से सुनना। ये चीजें तो हमने, चलो महाद्वीप कैसे निर्माण हुआ, बिग बैंग थ्योरी आई, वो सारी चीजें, ये तो भूगोल का विषय है, तो ये हमारे सामने है और हमें पता भी है। ठीक है, जब वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उनमें जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आया था, जिसमें प्लेट एक दूसरे के अंदर घुस रही है, प्लेट ऊपर उठ रही है, वो सारी चीजें हैं। हमें समाजशास्त्र में इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये है पेड़। पेड़ों के बारे में आपने सुना होगा। मानव से पहले इस पृथ्वी पर पेड़ आ चुके थे। ठीक है, पानी आ चुका था, पर्यावरण आ चुका था, और ऑक्सीजन थी, नाइट्रोजन गैसें, ये सारी चीजें थी। ठीक है, ये सारी चीजें आ चुकी थी पृथ्वी के ऊपर। मैंने पेड़ की बात क्यों की? मैंने पेड़ की बात क्यों की? हमें पता है, हमें एक चीज पता है कि पहले इंसान इंसान नहीं था, बंदर था। पता है हमें इस चीज को लेकर कि पहले इंसान इंसान नहीं था। पता है कि बंदर था, वानर बोलते थे। ठीक है, होमो सैपियंस नाम सुना होगा आपने। सारे हिस्ट्री भूगोल के विषय हैं, हमें समाजशास्त्र में जो पढ़ना है वही पढ़ेंगे। तो बंदर था, वानर था। उससे भी पहले जब मानव नहीं था तो डायनासोर थे। डायनासोर थे तो डायनासोर इतने मतलब विशाल थे, इतने मतलब ताकतवर थे, इतने मतलब कि वो निपटारा करते थे ना, दूसरों खा जाते थे पकड़ पकड़ के। ठीक है, तो उनके सामने कोई नया तो आ ही नहीं पा रहा था। ठीक है, इतने शक्तिशाली थे वो डायनासोर। जब पृथ्वी के ऊपर कोई घटना हुई उन डायनासोर को लेकर, उस घटना के बाद वो डायनासोर का अस्तित्व ही पृथ्वी से समाप्त हो गया। जब वो समाप्त हुए तो उसके बाद नई नई प्रजातियां शुरू हुई आना। जब नई नई प्रजातियां शुरू हुई ना, तो उसमें काफी सारी आई। ठीक है, सिर्फ मानव नहीं आई, काफी सारी चीजें आई। जब सारी चीजें पृथ्वी पे आई, उससे भी पहले अगर समझना चाहो ना, तो पृथ्वी काफी गर्म थी। फिर वो हीलियम लिथियम वाली चीजें हुई, वो गैसों का। ठीक है, उसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी हुई, ठंडी हुई, फिर पानी, बारिश वारिश सारी चीजें फिर आने लगी। तो ये सारे भूगोल के विषय हैं। समाजशास्त्र में हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतना है, वो वानर, वो बंदर। ठीक है, जो उस घटना के बाद अस्तित्व में आने लगे, होमो सेपियंस जिनकी बात करते हैं ना हम, वो चीजें समझना यहाँ पे ये है। इस पे हम बाद में लौटेंगे, पहले इसको समझना। ये जो मैं स्टार बना रहा हूं ना, ये बंदर है। ठीक है, समझ जाना कि पेड़ पे बैठे हैं, ये बंदर है। ठीक है, ये अब मैंने स्टार के साथ साथ एक रास्ता भी बनाया है, यहाँ पे एक सड़क बनाई है, ये देखो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे भी स्टार बना रहा हूं। समझना इस चीज को, मैं यहाँ पे भी स्टार बना रहा हूं। ये भी क्या है? बंदर है। ठीक है, ये बंदर पेड़ों पे रहते हैं, ये बंदर जमीन पे रहते हैं। अब क्या समझ में आया इस चीज से? आपको इस चीज से हमें दो चीजें समझ में आई कि कुछ वानर तो जो थे वो तो पेड़ों पे नहीं चढ़ सकते थे, और कुछ वानर थे जो पेड़ों पे चढ़ सकते थे, तो वो जमीन पे भी चल सकते थे। ठीक है, अब इनको एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाने में काफी आसानी होती थी, और ये काफी आसानी से चले भी जाते थे। ठीक है, ये चीज हमारे सामने आ गई। लेकिन इनको सफर तय करने में काफी ज्यादा समय लगता है। अब एक बंदर होता है, एक पेड़ से छलांग लगाकर कितना दूर जा सकता है। अब एक दूसरा बंदर जो चल रहा है जमीन पे, ठीक है, अब वो मतलब कि ज्यादा कौन पहुंचेगा आगे? तो ये सारे लोग, ये सारे बंदर, वानर। ठीक है, ये हुआ है क्या कि इनको जो प्राप्त हो रहे थे ना पेड़ों से, वो फल, भोजन तो फलित है ना इनके। ठीक है, जो पेड़ों से जो प्राप्त हो रहे थे ना वो फल, वो फल वास्तव में इनको पेड़ों के ऊपर ही प्राप्त हो जाते थे। ठीक है, लेकिन इनको जो पेड़ों से गिरते थे ना, वो फल इनके लिए इंपॉर्टेंट थे, वो इनका भोजन था, जो फल पेड़ों से गिरते थे। यही चीजें हुई थी और यही हो रही थी। ठीक है, साइंस में जो कल्पना की गई है ना इन चीजों को लेकर, वो वास्तव में यही है। आसान शब्दों में हमने समझा है। साइंस की भाषा में हम समझेंगे तो होमो सेपियंस पीरियड वगैरह वो सारी चीज पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो आसान भाषा में यही है कि कुछ बंदर पेड़ों पे रहते थे, कुछ बंदर जमीन पर। जब ये चलते थे ना दोनों हाथ पैरों पे, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये पेड़ों की तरफ देखा करते थे। कहानी के रूप में समझ लेना कि ऊपर देखना, फल के गिरने का वेट करना, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, जब एक फल खा लिया तो दूसरे फल के लिए। तो इससे क्या हुआ कि ये लोग, ये जो बंदर थे, ये
इंसान मतलब कि ये दो पैरों पे चलने लगे, हाथ पैर आने लगे, मतलब पैर इनके फ्री होने लगे, सॉरी पैरों पे चलने लगे, हाथ फ्री होने लगे, और फिर हाथ धीरे 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 वानर से इंसान बनने लगे। और एक चित्र देखा होगा आपने जिसमें काफी सारे बंदर बंदर होते थे ना, वो उनको इंसान बता रखा है, आगे बढ़ते रहते हैं वो इस तरह। ठीक है, बंदर, बंदर से थोड़ा कम बंदर, फिर बंदर से थोड़ा और कम बंदर, फिर इंसान इंसान इंसान, और फिर वो हमारे जैसे बनने लगे। तो एक चित्र आपने देखा होगा, वो एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। वो सारी घटनाएं कहाँ से शुरू होती है? यहीं से शुरू होती है। ठीक है, जब डायनासोर का अस्तित्व समाप्त हुआ, घटनाएं हुई, उसके बाद जब इन बंदरों का, इन वानरों का, बंदरों का जब पृथ्वी पे हुआ ना, ठीक है, तो उसके बाद ये घटनाएं हुई, इस तरह हमारे सामने आया। ये तक हमें समझ में आ गई चीजें। अब हमें समझना है इस महाद्वीप को लेकर, ध्यान से समझना। ये घटना होने के बाद, यह घटना होने के बाद जब मानव अस्तित्व में आया ना, जब वास्तव में हमारे सामने मानव बन के आ गया, जब मानव अस्तित्व में आया तब इनकी संख्या हजारों में थी, हजारों में इनकी संख्या थी, हजारों में संख्या किनकी? इन इंसानों की। ये बंदर सब इंसान बन चुके हैं, ठीक है, इनकी बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, जो भी चिंपांजी, गोरिल्ला वगैरह वगैरह सारी चीजें होती है ना, वो उनमें से जो प्रजाति इंसान बनी, वो प्रजाति वास्तव में हमारे सामने इंसान बनकर आ गई। अब वो घटनाएं कैसे हुई, वो भूगोल का विषय, समाजशास्त्र में हम नहीं घुसाएंगे उसको। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज थी कि इंसान कैसे बने, तो इस तरह बने आसान शब्दों में, और हजारों में संख्या थी। अब देखो आप, पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, भूगोल में पढ़ा था ना। चलो पृथ्वी का छोड़ो, भारत का देख लो कितना है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। और ऐसे भारत तो एक छोटा सा देश है एशिया महाद्वीप का। अब जो भी महाद्वीप है ना, उन महाद्वीपों को देखो आप, कितने बड़े बड़े महाद्वीप है। सबसे बड़ा यूरेशिया महाद्वीप, पहले यूरोप एशिया एक ही था, तो उन महाद्वीपों पे अब संख्या कितनी? हजारों में। अब हजारों को आप 1 लाख मान लो, चलो 1 लाख मान लो, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख जनसंख्या मान लो शुरुआत में मानव की। जब मानव बनना शुरू हुए ना, तो एक तो बंदर था नहीं, काफी सारे मानव एक साथ बने होंगे ना। ठीक है, धीरे धीरे वो जो थे बोला आगे चलते जा रहे थे, तो हजारों में जनसंख्या मान लो इनकी, सॉरी 1 लाख मान लो। अब 1 लाख को अगर आप हर एक महाद्वीप में देखोगे ना, सारे पूरे पृथ्वी की बात हो रही है कि पूरी पृथ्वी पे सिर्फ मानव की जो जनसंख्या थी ना शुरुआत में, वो एक लगभग हजारों में 1 लाख वगैरह ऐसे थी। तो अब हर महाद्वीप पे आप देखो, ठीक है, यहां तक क्लियर हुई नहीं हुई चीज, यहां तक क्लियर होगी। अब भारत में मतलब देख लो आप, 25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अगर ऐसी महाद्वीप में देखें तो 4-5 किलोमीटर के एरिया पर एक मानव, ऐसा औसत निकल के आता है। ठीक है, ये चीज हो गई कि मतलब कि इतने दूर दूर, अब देखो एक वानर या एक मानव, ठीक है, अब तो वानर नहीं रहे, मानव बन गए, तो एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य से दूरी कितनी होगी? 4 से 5 किलोमीटर औसतन निकल के आती है। वास्तव में ऐसा होता नहीं, काफी सारा क्षेत्र बीच में खाली पड़ रहता है, काफी दूर दूर लोग रहते थे। ठीक है, छोटे छोटे समूह थे इनके, ये चीज हो गई। अगर औसत निकाले तो औसत कैसे निकाल रहा हूँ पता है ना, जैसे वर्ग किलोमीटर निकालते हैं क्या, जैसलमेर का अपना 17 किलोमीटर, ठीक है, सॉरी 17 व्यक्ति पर किलोमीटर, मतलब एक किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं। तो शुरुआत में तो 4-5 किलोमीटर में एक व्यक्ति आ रहा है ना, वो इस तरह निकाली मैंने। दूसरी चीज, विज्ञान ने जब अपनी प्रोसेस शुरू की थी ना, महाद्वीपों को लेकर और समाज को लेकर, उसमें क्या किया था, उसमें क्या हुआ था कि आपने देखा होगा कि 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में एक चीज आपको पता होगी, यहां पे ही न्यूटन आया, ठीक है, यहीं पे गैलीलियो आया, यहीं पे कॉपर आया, निकोलस कॉपर यहीं पे आए। तो ये जो इंपोर्टेंट जो भी वैज्ञानिक थे ना, ये कब आए? ये आए 1600, 1500, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, ये मैं 400-500 सालों में, और 400-500 सालों छोड़ो, 200-300 सालों में, मतलब 1500 के बाद, ठीक है, ये चीजें आई। तो ये सारी चीजें जो विज्ञान मतलब अपने रूप में आया ना, वो कब आया? वो 1600 में आया। तो ये सारी चीजों का जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, हम समझ रहे हैं ना, इन चीजों का जो बताया गया ना, वो इसी आधारों पर बताया गया। ये चीज हमने क्यों चर्चा की? इसकी चर्चा हमने इसलिए की कि ये जो महाद्वीप है ना, इन महाद्वीपों पर लोग क्या करते थे,
रहते थे, ठीक है, मानव से सॉरी वानर से इंसान तो बन गए, अब रहते थे। अब ये पानी में नहीं जा सकते थे, इनको डर लगता था, भूगोल में हमने पढ़ा था ना, समुद्रों की यात्रा नहीं कर सकते, डर लगता था। दूसरी चीज, इन महाद्वीपों पर भी तो नदियां हैं ना छोटी छोटी, इन महाद्वीपों पर भी तो नदियां हैं, इन महाद्वीपों पर तो झीलें हैं। अब इनके पास कश्तियां थोड़ी है क्या जो ये पार कर लेंगे, ठीक है। अब इनको क्या पता है कि ये महाद्वीप है, इनको क्या पता है महाद्वीप है, इसका पता तो गैलीलियो, कोपर, न्यूटन, ये इन्होंने जब पृथ्वी को गोल बताया, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल बताया, तब जाके तो इनको पता चला ना कि पृथ्वी से कोई नहीं गिरेगा, पानी में हम यात्रा कर सकते हैं। वो सारी चीजें तो बाद में आई ना। अब इनको तो नदी पार नहीं हो रही इनसे, आप बताओ ना, नदी पार नहीं हो रही इनसे, ये समुद्र पार कर लेंगे क्या? तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में संबंध कैसे स्थापित करेंगे ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको चाहता ना, अगर मैं, तो मैं आपको समूह के बारे में दो व्यक्ति बनाता, फिर इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित होते, फिर काफी सारे व्यक्ति बनते, फिर उनमें संबंध स्थापित होते, फिर परिवार बनते, फिर समूह बनते, और फिर उनके त्योहार बनते, रीति रिवाज बनते, वो सारी चीजें। और ये 5 मिनट का काम तो मेरे लिए समझाने के लिए, लेकिन वास्तव में समाजशास्त्र विषय क्या है और इसको सरल कैसे किया जा सकता है, वो चीज समझनी है। तो समझना कि ये जो लोग आए ना, इन्होंने तो बताया पृथ्वी गोल है, इन्होंने ही तो कहा कि पृथ्वी से गिरते नहीं है, इन्होंने ही तो कहा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आ रहा है और सूर्य एक तारा है, इन्होंने ही तो कहा कि ग्रह कभी नहीं चमकते हैं, सूर्य की रोशनी के कारण पृथ्वी पे प्रकाश आ रहा है, ना कि पृथ्वी अपने आप में प्रकाशित है। यही चीजें इन्होंने तो बताई ना, इन्होंने देखा, ठीक है, इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से छोटे छोटे जीव देखे, और वो जो दूरबीन होता है ना, उससे बहुत दूर देखने के लिए, तो किसने, गैलीलियो ने तो किया था उसका आविष्कार, गैलीलियो ने देखा, दूर ग्रह देखे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब अरस्तु ने, प्लेटो ने, सॉरी, अरस्तु ने कह दिया था, और एक और था वैज्ञानिक, उसने भी कह दिया था कि पृथ्वी गोल है, लेकिन प्रमाण ही नहीं दे पाए। लड़ाइयां तो 1600 के बाद शुरू हुई ना, धर्म को लेकर, चर्च को लेकर कौन सी लड़ाइयां हुई। आज की स्थिति क्या है कि लोग, काफी सारे लोग हैं इस पृथ्वी पे आज भी, जो ये बताने में लगे हैं कि पृथ्वी चपटी है, ठीक है, चौकोर है, गोल नहीं है, गोल नहीं है। काफी सारे लोग हैं आज आज भी देखने को मिलता है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई कि हम ऊपर जाके, स्पेस में जाके पृथ्वी को आसानी से देख सकते हैं, हम गोल बता सकते हैं, तो फिर उनको प्रमाण खारिज हो जाते हैं। पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, पहले तो ये कहा जा चुका था कि पृथ्वी सपाट है, ठीक है, समझ रहे हो ना चीज को, कि पृथ्वी सपाट है। तो संघर्ष तो इस चीज पे करना पड़ा ना कि पृथ्वी को गोल कैसे बताए, और इन लोगों को थोड़ी पता था शुरुआत में, इनको तो ये भी पता नहीं है कि मेरे साथ जो सामने व्यक्ति है वो कौन है, ये भी इनको पता नहीं था। वो भी हम डिटेल में समझेंगे, पहले आप इनको समझिए गैलीलियो का और ये आने का कार्य क्या था। लड़ाइयाँ पहले इस चीज पे हो रही थी कि पृथ्वी गोल है, और अब इस चीज पे हो रही है कि पृथ्वी सपाट है, ठीक है। ये दोनों चीजें यहाँ तक आप समझ में आ गए। हम वापस अपने टॉपिक पे लौटते हैं। अब समझना कि ये लोग समुद्रों में नहीं जा सकते थे, ठीक है। क्यों नहीं जा सकते थे? इसलिए नहीं जा सकते थे ये लोग क्योंकि इनको डर था, ठीक है, कि कहीं हम गिर जाए पानी में तो फिर जिंदा भी बचे या ना बचे। ये तो चलो बात होगी अपने महाद्वीप की और लोगों के निर्माण की। अब हमें देखनी है दूसरी चीज। ये चीजें हमने जो देखी थी ना, वो महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, तो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश की थी, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये बात हो गई, ठीक है, कि लोग, अब एक चीज और समझने वाली है कि एक ये व्यक्ति है और एक व्यक्ति ये है। ये बात हो रही एक ही महाद्वीप की, एक ही महाद्वीप की, और हमने देखा कि व्यक्तियों की जो स्थिति ना वो काफी दूर दूर थी, ठीक है। एक व्यक्ति कहाँ पे पता नहीं, एक व्यक्ति कहाँ पे पता नहीं। बंदर देखे होंगे आपने कभी, आते रहते होंगे ना, देखे होंगे, देखना कभी भी, दो बंदर पेड़ पे बैठे हैं। अब एक बंदर कहीं चला जाए ना, तो जरूरी नहीं कि दूसरा बंदर उसके पीछे जाएगा, नहीं जाएगा, वो उसकी तलाश में अलग निकलेगा भोजन की, दूसरा बंदर अपनी तलाश में अलग निकलेगा, ठीक है। वो चीजें थी, तो यही चीजें थी पहले, इंसानों को समझ नहीं थी एक साथ रहने की, वो अलग अलग ही रहते थे, ठीक है। ये चीजें हैं। अभी क्या है कि ये काफी बंदर अपने एक झुंड में आते हैं, फिर चले जाते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तो वो दूसरे लोगों से डरते हैं। जब वो दूसरी लोगों को देखते हैं ना, तो फिर वो डरते हैं, वो इसलिए साथ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो
जानवर हैं जिन्होंने भी झुंड में रहना सीख लिया है, लेकिन पहले स्थितियां नहीं थी, पहले मानव नहीं थे और किसी का डर नहीं था, पेड़ों पे कूदना, दौड़ना, भागना, गाड़ियां नहीं थी, घर नहीं थे, सिर्फ जंगल था, ठीक है। तो डर कैसा, और जंगलों में कौन किसको ढूंढता फिरे, ठीक है ना। अभी तो इनके लिए जमीनें ही कितनी बची है, जंगल तो हमने काट के साफ कर दिए, तो ये समझने लगे हैं झुंड में रहने के लिए, ठीक है। अब समझना इस चीज को, दो इंसान है, इनको नहीं पता इसके बारे में, इसको कुछ नहीं पता, इसके बारे में इसको कुछ नहीं पता। यहाँ पे वैज्ञानिक जो फैक्ट निकल के आते हैं ना हमारे सामने, वो निकल के आते हैं, पहला, ये लोग फल फ्रूट खाते थे, फल फ्रूट। दूसरा, मांस खाते थे। तीसरा, इंसानों को भी खा सकते थे। क्या देखा हमने, जब वानर से इंसान बन रहे थे तो पेड़ों से गिरने वाले फल, ठीक है। धीरे धीरे जब उनको भूख लगने लगी, उनको पता चलने लगा कि मांस भी हम खा सकते हैं, तो ये मांस खाते थे। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये मृत होते हैं ना, उनका खाते थे। कुछ कहते हैं कि ये जिंदा मार कर भी खाते थे। लेकिन शुरुआत में मार के तो नहीं खाते होंगे ना, कि उनको, इनके हाथ पैर भी सही से काम नहीं कर रहे होंगे ना, तो ये मृत ही खा रहे होंगे, ठीक है। फिर उन्होंने औजार बनाए होंगे, फिर औजारों से शिकार किया होगा, फिर खाए होंगे। तो ये दोनों चीजें भी सही है, लेकिन शुरुआत में जो मरे हुए जो जानवर मिलते होंगे उनको खाते होंगे, ठीक है। फल फ्रूट खाते होंगे, सच्चे खाते होंगे, पेड़ों से गिरने, बाकी जिंदा कैसे रहते, कुछ तो खाते होंगे, तो फल फ्रूट तो खाते होंगे ये। दूसरी चीज, अब इसी फल फ्रूट को खाते होंगे ना, तो इनको ऐसी जगह चाहिए होगी ना जहाँ पे फल फ्रूट हो, तो ये ढूंढते फिरते होंगे कि कहाँ पे मिलेंगे। दूसरी चीज, वहां पे एक चीज और निकल के आती है कि ये ऐसी जगह ढूंढते होंगे जहाँ पे पानी की व्यवस्था हो, कोई नदी हो, कोई झील हो, ठीक है। पार नहीं करेंगे ये, डरेंगे, पार करने से डरेंगे कि बह ना जाए, मर ना जाए, लेकिन ये उसके पास तो रह सकते हैं ना, उसके किनारे पे तो रह सकते हैं ना, उसके किनारे पे रहेंगे जहाँ पे फल हो, अच्छी व्यवस्था हो, पीने का पानी उपलब्ध हो, तो वहां पे जिंदा रह सकेंगे, ठीक है। तो इतनी समझ तो होगी ना, किसी जानवर को भी आप देख लो ना, उसको इतनी तो समझ है ना कि मुझे चारा कहाँ पे मिलेगा, इसीलिए तो खेतों में घुस जाते हैं वो, ठीक है। लेकिन उसको ये समझ थोड़ी, उनको ये समझ थोड़ी है क्या कि जो खेत है वो किसी के है, वो मारेंगे हमको, ये समझ नहीं है उनको, तो अपनी भूख मिटानी है। तो यही स्थिति इनकी थी, ये किसी स्थानों को ढूंढते थे जहाँ पे उनको फल मिल जाए, फ्रूट मिल जाए, ठीक है। लेकिन वो कहीं कभी कभी ऐसे स्थानों पे पहुंच जाते थे जहाँ पे क्या होता था कि दूसरे व्यक्ति तो इंसान, फिर वहां पे लड़ाइयाँ होती थी, वो सारे आगे की चीजें हैं। हम देखना कि फल फ्रूट खाते थे, इंसानों को खाते थे। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये लोग दूसरे इंसान को भी मार के खा सकते थे, जैसे कि शुरुआत में इनको समझ नहीं थी। अब मान लो कि इसको कोई यहाँ पे दिखा, और अगर ये व्यक्ति ताकतवर है ना, तो इसको मार के खा सकता है, ऐसे प्रमाण मिलते नहीं है लेकिन कहा जाता है, और ये वैज्ञानिक ही कहते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। अब एक चीज समझना है यहाँ पे, यही महाद्वीप है सारे, और यही नहीं, सभी महाद्वीपों पर ये लोग थे। जहाँ पे भी जलवायु अच्छी है वहां पे बच जाते थे, जहाँ पे भी खराब है, जहाँ ज्यादा ठंडे वहां पे ये मर जाते थे। अब यहाँ पे इनकी संख्या कितनी थी, हजारों में, हजारों में जनसंख्या थी। ये चीजें यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, वो बताना। उसके बाद कहीं ना कहीं जब धीरे धीरे विकास होने लगा ना मानव का, वानर थे, वानर से इंसान बने, तो वो जो वानर थे ना, तब भी तो वानरों से वानर बन रहे थे ना। ऐसा तो है नहीं कि सारे मेल वानर ही थे, फीमेल भी तो होंगे ना इनमें, ऐसा थोड़ी है क्या मेल ही थे, फीमेल भी तो होंगे ना। तो इनको प्रभावित करने का तरीका मालूम था, ठीक है, जनसंख्या बढ़ाने का तरीका इनको मालूम था, ये चीजें इनको मालूम थी। तो इन्होंने कहीं ना कहीं संबंध स्थापित किए, तभी तो आज 140 करोड़ हो गए ना भारत में, तो कहीं ना कहीं इन्होंने संबंध स्थापित किए, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में ये 10-15 लोग एक साथ रहने लगे, 10-15, 10-15, 10-15, अब ऐसे हजारों समूह बने, ठीक है। एक पहले तो हजारों में संख्या थी, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई, हजारों में ऐसे समूह बन गए, हर एक महाद्वीप पे काफी सारे लोग हो गए। तो लगभग 4000 साल पहले, और ये जो बात की ना हमने, समझ लेना 10,000 साल पहले, मानव की उत्पत्ति कब मानी जाती है, 10,000 साल पहले, तो 9,000 10,000 साल के बीच की बात कर रहे हैं हम, ये जहाँ पे इतने कम जनसंख्या थी, इतने कम लोग थे, उस वक्त की बात कर रहे हैं। अब 10,000 साल पहले तो बात कर ली, अब लगभग 4,000 5,000 साल पहले लगभग जनसंख्या 50 लाख से 1 करोड़ के बीच थी, 1 करोड़ के बीच थी। कितनी जनसंख्या थी, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच, कब, 4-5 हजार साल पहले।
तब समूह का निर्माण होने लगा, संबंध बनने लगे, ठीक है, एक दूसरे को प्रभावित करने लगे। मनुष्य थे तो महिलाएं भी थी, महिलाएं थी तो वो सारे क्रियाएं होती है, ठीक है, वो हुई। तो फिर पुरुष जो मतलब समूह बनने लगे। अब क्या हुआ, भारत की स्थिति को लेकर समझना है यहाँ पे आप, ठीक है। ये है अपना जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हमने एक नदी पढ़ी थी, आपको पता होगा, तो वो नदी थी सिंधु नदी, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। अब भारत में सबसे पहले जो मनुष्य आए थे ना, जो मानव आए थे, वो सिंधु नदी के किनारे बस गए थे, अंदर नहीं घुस पाए थे वो। क्यों? नदी थी, डर लगता है, पार कैसे करें, कश्तियां नहीं थी उनके पास, जो नावें होती हैं, नौकाएं, वो नहीं थी उनके पास, ना बना पा रहे थे। उनको नहीं पता था कि किस तरह आगे बढ़ना है, ठीक है, उनको तो अपनी भूख मिटानी है, तो उनको तो ऐसे स्थान चाहिए थे। यहाँ पे आए, जब धीरे धीरे सिंधु नदी पार की तो आगे सरस्वती नदी आ गई, सरस्वती नदी पार की तो यमुना नदी आ गई, यमुना नदी पार की तो ऐसे नदियां आती गई, लोग बसते गए, धीरे धीरे उनमें समझ आती गई, और धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई, ठीक है। एक स्थान पे परिवार रह रहा है, परिवार के मतलब 10-15 जने रह रहे हैं, ठीक है। 10 साल 15 साल बाद वो जनसंख्या अपना भी बढ़ेगी वहां पे, ठीक है। फिर काफी सारे लोग वहां से छोड़ के आगे बढ़ेंगे, तो इस तरफ बढ़ते गए। ये सारी चीजें जो संबंध स्थापित हुए, वो उनको लेकर हमारे पास हो गई। इंपॉर्टेंट चीज इसमें थी कि इन लोगों का जो जो वस्तुएं थी ना, फल फ्रूट खाते थे, मांस खाते थे, जिंदा लोगों को खाते थे, इंसानों को खाते थे, ठीक है। जिंदा लोगों को क्या, इंसानों को मार के खाते थे, और जो मांस जो जीव होते हैं ना, मृत जीव जिंदा, वो, ये चीजें, ये समझने वाली, ये चीजें इंपॉर्टेंट समझने वाली। क्यों? इंसानों को मार के खाते थे, ठीक है। तो यही जरूरत ही थी इनको, 10-15 लोगों का समूह बनाना, वो यही था। कबीले बने छोटे छोटे, छोटे छोटे समूह, मतलब कबीले बोल सकते हैं, छोटे छोटे बने। उन कबीलों में इस इससे सेफ रहने के लिए, जो समस्या है ना, ये मतलब कि 10-15 होंगे ना, तो उन पे कोई हमला नहीं कर पाएगा, हमला करेंगे तो वो लड़ लेंगे, मुकाबला कर लेंगे, ताकि, क्योंकि भूख मिटाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, ठीक है, वो चीज थी। मांस औजार बना दिए, अब 10-15 लोग होंगे तो आसानी से शिकार करेंगे, एक नजर रखेगा, दूसरा शिकार के लिए हथियार बनाएगा, वो सारी चीजें। फल फ्रूट, तो काफी सारे लोग ऐसे स्थान पे जा पाएंगे साथ में, ठीक है, जहाँ पे अच्छी जलवायु हो, अच्छे फल हो, ठीक है, वो, तो ये चीजें होने लगी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना? तो 5 मिनट के लिए वीडियो को रोकना आप, रिलैक्स होना, फिर आगे देखना। अब आगे चीजें महत्वपूर्ण आने वाली है, ठीक है। 5 मिनट के लिए वीडियो रोक देना, और रिलैक्स होने के बाद वापस देखना। ये समाज शास्त्र का जो हमें विशेष रूप में देखना था ना, तैयार करना था कि इसका मैप क्या है, मतलब कि वो हमें देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं 2500 साल पहले। आज से 2500 साल पहले, मतलब कि लगभग 240 ईस्वी की, ईसा पूर्व की, 240 ईसा पूर्व की, मतलब 240 ईसा पूर्व से मतलब क्या है? ईसा पूर्व से मतलब है कि ईसा का जन्म से भी पहले, और कितने, 240, ईसा का जन्म के बाद। जो अपना कैलेंडर चलता है ना, वो 2025 चल रहा है, वो ईसा के बाद वाला कैलेंडर चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गई। अब इस वक्त जो स्थिति थी ना लोगों की, इस वक्त समूह बन गए, संबंध बन गए। जो महाद्वीप थे, वहां पे महाद्वीप पर लोग रहने भी लगे, ठीक है, लेकिन उनमें एक समस्या थी, समुद्र पार नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, बड़ी बड़ी नदियां पार नहीं कर पा रहे थे, उस टाइम पे चल रहा था। तब हर एक महाद्वीप में कुछ दार्शनिक हुए, कुछ समाजशास्त्री हुए उस वक्त के। भारत का अर्थशास्त्र कौटिल्य लिख दिया था, समझ रहे हो ना चीजों को। और जीरो की खोज करती थी आर्यभट्ट ने। तो हर जगह, हर महाद्वीप पर कोई ना कोई काफी बुद्धिमान व्यक्ति हुआ है, चाहे वो समुद्र पार नहीं कर सके हो, लेकिन उनके महाद्वीप पर वो हुआ है। और बाद में जब पृथ्वी का पता चला कि गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी गोल है, वो सारी चीजें, तब लोग, जब औद्योगिक क्रांतियां हुई, वाणिज्य क्रांतियां हुई, तब लोग एक दूसरे देशों में जाने लगे, एक दूसरे महाद्वीपों में जाने लगे। तब लोगों के सामने सारी चीजें आने लगी। जब दूसरे महाद्वीप का व्यक्ति वहां पे जाता है, मान लो कि जीरो की खोज भारत ने कर दी, जब भारतीय लोग दूसरे महाद्वीपों में जाएंगे, अमेरिका जाएंगे जाएंगे, तो वो जीरो को लेकर परेशान हो रहे होंगे, अरे यार ये क्या है, ये क्या, ये कैसे आएंगे भारतीय वाले, ये जीरो एक लगा दिया, ये 10 हो जाएंगे। तो इस तरह उन चीजों को बता दी, उनका दिमाग खराब हो गया होगा, और यार इतनी आसान चीजें हैं,
तो ऐसे भी भारत में काफी सारे लोग आए होंगे। अब एआईसी कंपनी भारत में आई, वो इतने एजुकेटेड लोग थे, इतने शानदार लोग थे, उनकी भाषा इतनी शानदार थी कि भारत में तो अंधविश्वास भरा हुआ पूरा। वो लोग मॉडर्न, ठीक है, यहाँ पे आए, उनको तो भारतीय तो पागल लगे, बिल्कुल मूर्ख लगे उनको तो। और एक पत्र जो क्लाइव ने लिखा था, रॉबर्ट क्लाइव ने, जहाँ पे उसने क्या लिखा था, उसने लिखा था कि हम आसानी से जीत लेंगे, पूरे भारत पर राज कर लेंगे। मतलब इतना कमजोर समझ रहे थे, ठीक है, भारतीयों को। तो वो सारी चीजें हैं, हर एक महाद्वीप पर कुछ ना कुछ हुआ। और जब सारे देश एक साथ मिलने लगे ना, जब व्यापार के संबंध बने, जब क्रांतियां हुई, तो कंपनियां इधर उधर गई, वो सारी चीजें तब इकट्ठा होने लगी। तब लोगों को समझ में आने लगा कि वास्तव में लोकतंत्र क्या है, राजतंत्र क्या है, राजा का शासन क्या है, ताकतवरों का शासन क्या है, किस तरह ताकतवर एक दूसरे पर राज कर रहे हैं। वो सारी चीजें कहीं ना कहीं, उन सारी चीजों को खोलने का जो काम किया वो समाजशास्त्र ने किया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम 240 ईसा पूर्व की, मतलब कि आज से 2500 साल पहले। चार चीजें हमारे सामने निकल के आती है यहाँ पे। लोगों ने समूह बना लिए। अब समूह बनाए होंगे तो उन्होंने अपने लिए कोई ताकतवर व्यक्ति तो चुना होगा ना, अपने समूह का कोई राजा। राजा मत कहो, कोई ऐसा व्यक्ति जो उस समूह का वो सारे समूह के लोग उसकी बात माने। ठीक है, तो एक प्रकार से राजा ही हुआ है। ठीक है, चाहे हम कुछ भी कह दें, और उनकी भाषा में चाहे वो कुछ भी कहते हों। तो उसमें एक चीज थी, देखो, परिवार। ठीक है, एक चीज थी ताकत, एक चीज थी लोकतंत्र, और एक चीज और है, वो है ज्ञान। इनकी बात करने से पहले हमें एक बात और समझनी पड़ेगी। हमें थोड़ा पीछे वापस जाना पड़ेगा, जब हम आदिमानव को देख रहे थे। जब हमने उनको देखा, ठीक है, हमने उनको देखा तो हमने भाषा की बात नहीं की। वो आवाजें लगाते थे। क्या आवाजें लगाते थे? अपने समूह को पहचानने के लिए। कोई व्यक्ति किसी समूह का है, मान लो ABCD में समूह बांट दो आप। ए समूह का व्यक्ति अपनी आवाजें फिक्स रखते थे, वो कि मैं इस तरह की आवाज लगाऊं तो समझ जाना कि ये अपने समूह की आवाजें हैं। दूसरा व्यक्ति उनके समूह की आवाजें तो बोल नहीं सकते थे, लेकिन आवाज तो लगा सकता था। दूसरी चीज, निशान। अब मान लो उन्होंने अपने समूह के लिए कोई राजा चुना, ठीक है, बड़ा व्यक्ति चुना जिसकी सब बात मानेंगे। अब वो व्यक्ति आगे बढ़ा, बोल नहीं सकता था, किससे बताएगा, आगे बढ़ा, लेकिन कुछ लोग पीछे छूट गए, ठीक है, जो लौटे नहीं थे, लेकिन उनको आगे बढ़ना था। बढ़ना था तो क्या हुआ कि उन्होंने इस तरह के निशान बनाए। ठीक है, मान लो ये राजा है, अब इन्होंने क्या किया कि इस तरह मुकुट बना दिए, इस तरह राजा के मुकुट बना दिए, ठीक है, और तीर का निशान बना दिया। इससे क्या लगता है उनको कि हाँ, राजा इस दिशा में आगे गया है, हमारा जो ग्रुप का लीडर है वो इस दिशा में आगे गया है। और आगे, थोड़ा आगे जाने के बाद वो जिस तरफ मुड़े उस तरफ चट्टानों पे बना दी। दीवार तो होते नहीं थी, आज दीवार होते तो क्या लिखा जाता है, दीवारों को गंदा करना मना है, दीवारों को गंदा मत करना। उस वक्त चट्टाने थी, अब लिख तो सकते नहीं है तो वो बना देते थे। फिर ठीक है, अगर लिख सकते होते तो फिर लिखते चट्टानों को गंदा मत करो, लेकिन वो ऐसे निशान बना देते थे। उससे क्या लगता कि अब यहाँ पे भी गड़बड़ियां होती थी। कैसी? दूसरे कबीला वाले होते ना, मान लो कि गलती से वहां पहुंच गए, वो क्या करते कि इस निशान को इस तरह कर देते, फिर वो बचे कुचे लोग उधर जाते, फिर उनका शिकार बन जाते। तो काफी सारी चीजें हो रही थी, ये तो समझने वाली चीजें हैं। तो इस तरह की भाषा थी और इस तरह उनके निशान थे, ये काम कर रहे थे वो। ये बात करने से पहले ये बात हमने की राजा की। ये बात हमने किसको लेकर की? राजा को लेकर की। कैसे? यहाँ पे हुआ क्या कि राजा परिवार से भी बनता था, मतलब कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। व्यवस्था ये भी थी, व्यवस्था ये भी थी कि जो ताकतवर व्यक्ति होगा ना, लीडर, जो भी उस समूह में जो ताकतवर व्यक्ति होगा उसको राजा बनाएंगे। व्यवस्था ये भी थी कि लोकतंत्र के रूप में, मतलब आज जैसे सरकार चुनी जाती ना, वैसे ही कुछ लोगों का समूह अच्छा व्यक्ति चुनेगा और उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में उस व्यक्ति पर नजर रखी जाएगी, और जब अगर व्यक्ति अगर अपने लिए सही काम नहीं कर रहा है तो उसको हटा दिया जाएगा। ये हुई। ज्ञान के आधार पर भी चुना जाता है। आर्यभट्ट की बात की, कौटिल्य की बात की, तो ज्ञान तो बुद्धि लब्धि सबकी होती है। जब मनोविज्ञान में हम पढ़ते हैं ना, बुद्धि लब्धि 80 से 100, 100 से 120, जो जिसकी अच्छी होगी वो सबसे होशियार, जो मूर्ख होगा उसकी बुद्धि लब्धि 50 से 60, 60 से 20, सॉरी
60 से 40, 40 से 20 इस तरह कम होती जाएगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो ये इसकी घटना मतलब कि बुद्धिलब्धि का तो अभी आया है, ठीक है, जो थ्योरी आई है, लेकिन लोग पहले थे, दिमाग तो पहले ही था ना, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो किसी का ज्ञान ज़्यादा होगा, किसी का ज्ञान कम होगा। तो इन 4 आधारों पर राजा चुने जाते थे, अपने राजा। अब ये बता पाना मुश्किल है कि कौन सी कहाँ पे कौन सा राजा इस आधार पर चुना जाता था, ठीक है। ये सारी प्रोसेस थी, इसके आधार पर ही राजा चुने जाते थे। समाजशास्त्र में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से आते हैं हमारे एक सामने एक चीज, हम बात करते हैं प्लेटो की। प्लेटो की इसी दौरान एक दार्शनिक हुआ है प्लेटो। प्लेटो ने राजाओं की आलोचना की है, ठीक है। प्लेटो ने कहा है, प्लेटो का जो सन था ना वो लगभग 427 ईसा पूर्व से 347 एक बुक लिखी थी इसने, द रिपब्लिक। द रिपब्लिक बुक में इसने कुछ कहा है इनको लेकर। इन्होंने कहा है कि आदर्शवादी व्यवस्था जो है वो अच्छी है, मतलब कि जो राजा जिस तरह भी चुना जा रहा है ना वो अच्छा है। दूसरी चीज इसने कहा कि राजा ज्ञान के आधार पर चुना जाना चाहिए, ज्ञान के आधार पर उसको अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के इसने दर्शन की बात की यहाँ पे कि राजा दार्शनिक होना चाहिए, ठीक है, ज्ञान होना चाहिए, दार्शनिक होना चाहिए, ताकि वो लोगों के लिए अच्छा हो, ठीक है, ज्ञान के आधार पर। तो कहीं ना कहीं इसने उच्च वर्ग की बात की है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसने उच्च वर्ग की बात की है। ज्ञान किसके पास होगा, ठीक है, जो ज्ञान देगा, और तो वो कहीं ना कहीं एक वर्ग की बात इसने की है यहाँ पे समझाने के लिए। इसी को लेकर इसने आदर्श रूप में इस व्यवस्था को लागू करने की बात भी कही थी। आदर्श रूप में मतलब जैसा चला आ रहा है, जिस तरह राजा बनता जा रहा है, बनने दो, अच्छा है, लेकिन राजा का कार्य ये होना चाहिए कि वो मदद करे। लेकिन यहाँ पे शानदार फैक्ट इसने जो कहा था वो कहा था महिलाओं को लेकर। महिलाओं को लेकर कहा था कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान दिया जाना चाहिए। ये प्लेटो ने बात की। इसका शिष्य, जो प्लेटो का शिष्य अरस्तु आएगा ना, उसने इसकी बात नहीं की। उसने तो ये कहा कि महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहना चाहिए। किसने? अरस्तु ने, प्लेटो का शिष्य है। लेकिन प्लेटो ने कहा कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान मिलना चाहिए, ठीक है, बाहर निकल देना चाहिए, वो सारी चीजें। तो प्लेटो ने यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, मैं 3 फैक्ट आपको बताऊंगा प्लेटो को लेकर और अरस्तु को लेकर। तो आप एक चीज लिख देना यहाँ पे, एक चीज लिखना बस, महज इतना, मतलब कि सारणी के रूप में प्लेटो, अरस्तु और सिसरो, ठीक है, इस तरह बना देना। कार्यकाल लिखना प्लेटो का यहाँ पे 427 ईसा पूर्व से 347, ये लिखना, ठीक है, 347 ईसा पूर्व तक। अरस्तु का लिखना आप इसमें अरस्तु का टाइम इंपोर्टेंट नहीं है, नहीं दे रखा है इसमें, डी ओपिकस सिसरो, ठीक है। तो आप तो ये लिख देना, और इसकी बुक लिख देना रिपब्लिक। इसका टाइम मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। इनकी जो किताबें थी ना, ये तो होगी रिपब्लिक, इसकी थी एक तो एथिक्स और एक थी इसकी पॉलिटिक्स, और सिसरो की थी डी ओपिकस, ठीक है। टाइम नहीं दे रखा है इनका, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। बाकी समझने वाली चीज ये है, इसने आदर्शवाद के रूप में व्यवस्था को बताया। आदर्शवाद व्यवस्था मतलब जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है। दूसरी चीज ने महिलाओं को लेकर कहा कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, ठीक है। देखो प्लेटो ये बात कर रहा था, उससे पहले नहीं थी समानताएं महिलाओं के लिए, मतलब बहुत खराब स्थिति थी। एक कहानी सुनाऊं अगर, तो मैं, एक परिवार था, बहुत ग्रामीण परिवार था, ठीक है, गरीब परिवार था। राजा के कुछ सैनिक आते हैं, उसकी बच्ची को उठा के ले जाते हैं, अपहरण कर लिया जाता है। कोई सुनवाई नहीं होती थी, कोई कुछ नहीं, कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, और उसका अपहरण कर लिया गया और बाद में उसको मार दिया गया था। एक कहानी है ये। एक कहानी और है,
भारत में है, उसमें भी यही हुआ था कि जमींदार वर्ग द्वारा एक बच्ची का अपहरण कर लिया गया था। ठीक है, तो महिलाओं के लिए ज्यादा कानून व्यवस्थाएं नहीं थी समाज के अंदर, ये चीजें थी। तो इन्हीं को लेकर प्लेटो ने कहा था कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए और जो जिस तरह राजा चल रहा है ना चलना चाहिए, और ज्ञान के आधार पर राजा चुन लिया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक। अगर आपको बोर लग रहा हो ना तो 5 मिनट के लिए वीडियो रोक देना और फिर वापस आ जाना। ठीक है। आदर्शवादी अरस्तु की अगर बात करें ना, तो अरस्तु ने कहा कि हर वस्तु का उद्देश्य होता है, हर वस्तु का उद्देश्य होता है। और वस्तु तो इंसान भी होते हैं, भौतिक जगत में जो भी चीजें हमारे सामने है तो वस्तु ही है। तो हर एक वस्तु का उद्देश्य होता है। तो इसने लोकतंत्रात्मक सरकार की व्यवस्था, लोकतंत्रात्मक सरकार, ठीक है। और लोकतंत्रात्मक सरकार कौन सी? ये। तो इसने तो ये, और इसने ज्ञान के आधार पर। ठीक है, इन दोनों ने, याद रखना कि इन दोनों को नकार दिया था, और आलोचनाएं जो की थी ना इसी आधार पे की थी। राजाओं की आलोचना 4 प्रकार से आलोचना हो सकती, समझना इस चीज को। परिवार, ताकत, लोकतंत्र, ज्ञान। तो किसी को तो ये सही नहीं लगेगा, किसी को ये सही नहीं लगेगा, किसी को ये दोनों सही नहीं लगेंगे। समझ रहे हो ना? तो प्लेटो ने ज्ञान के आधार पर राजा की आलोचना नहीं की थी। उसने कहा था कि ठीक है, लेकिन लोकतंत्र सरकार की जो बात की थी वो किसने की थी? अरस्तु ने की थी। ठीक है, ये समझना। अगर ये चीज समझ गई ना तो फिर आगे चलकर आप इनकी डेफिनेशन समझने लग जाओगे। अब समझना इस चीज को। अरस्तु ने एक चीज कही थी ना, पशु। जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है वो व्यक्ति पशु है, पशु के समान है। और जो व्यक्ति समाज में अरस्तु ने कहा था कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है वो या तो देवता है या पशु है। ठीक है, तो वो इनको लेकर बात कही थी। जो ज्ञानी व्यक्ति, जो, ठीक है, ज्ञानी व्यक्ति है वो या तो फिर पशु के समान है या देवता है। तो कहीं ना कहीं कटाक्ष के रूप में वो चीज गई थी। और उसने कहा था कि लोकतंत्रात्मक सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सभी की सुनवाई हो, सभी की हो। लेकिन यहाँ पे इसने एक चीज गलत कही थी, उसने महिलाओं को अधीन रख दिया था, महिलाओं को अधीन रख दिया था। किसके? पुरुषों के अधीन, ये चीज। लेकिन यहाँ पे महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, प्लेटो ने बात कह दी थी। अब प्लेटो का शिष्य अरस्तु था, प्लेटो था। फिर डियोपिकस की बात करें ना तो इसने तो नैतिक नियमों की बात की, नैतिक मूल्यों की बात की, समाजीकरण की बात की। ठीक है, और इसने अपने जो अरस्तु ने लोकतंत्रात्मक सरकार की जो व्यवस्था की बात की थी ना, राजा लोकतंत्रात्मक होना चाहिए, कोई संविधान नहीं है। ठीक है, लेकिन जो भी राजा बन रहा है वो लोकतंत्र के आधार पर। और सिसरो ने इस चीज को सही बता दिया था कि हाँ ये सही है, लेकिन नैतिक मूल्यों, लोगों के नैतिक मूल्यों को ध्यान रखना जाना चाहिए और सामाजिकरण होना चाहिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देनी चाहिए। एक चीज और निकल के आती है, प्लेटो ने कह दिया कि राजा दार्शनिक होना चाहिए, राजा दार्शनिक होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। लेकिन उसने कहा कि राजा को ना तो पैसे लेने हैं और राजा को ना, मतलब जो मोह भोग करने वाले चीजें होती है ना, उनको, राजा को मतलब कि इच्छा नहीं होनी चाहिए उसकी कुछ लेने की। बस उसको तो लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों का सुरक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक ज्ञानी है, वो लोगों के लिए देवता है, भगवान है, राजा सर्वोच्च है। तो ये बात लेकर ये कही थी। लेकिन अरस्तु ने इस चीज को नहीं कहा था। अरस्तु ने कहा था कि लोकतंत्र होना चाहिए, राजा लोगों से कुछ ले और लोगों की रक्षा में उस चीजों को लगाए। ठीक है, तो समझ रहे हो ना प्लेटो को। और अब एक चीज यहाँ पे देखना कि अरस्तु, प्लेटो और सिसरो, शिष्य तो काफी थे ना। शिष्य की 3 ही थोड़ी थे क्या पूरी पृथ्वी पर? सॉरी, पृथ्वी पर क्या, इनके भूभाग पर, इनके जो स्थान थे वहां पर काफी सारे शिष्य थे ना। ये 3 क्यों आए? इसलिए आए, प्लेटो का शिष्य होते हुए प्लेटो की आलोचना कर दी, अरस्तु का शिष्य होते हुए अरस्तु की आलोचना कर दी। अब यहाँ पे हमने नहीं बताया, लेकिन काफी सारी चीजें थी जिसमें आलोचना की गई। इसने नैतिक मूल्यों की बात की, सामाजिकरण की बात की, इसने नहीं की। तो ये आलोचना ही तो हुई ना इनकी। ठीक है, इसने राजा को कहा कि लोकतंत्रात्मक होना चाहिए, लेकिन इसने आगे कुछ नहीं बताया कि किस तरह होना चाहिए। लेकिन सिसरो ने चीजें बता दी कि इस तरह होना चाहिए, आपने ये चीजें क्यों नहीं बताई? तो आलोचनाएं जब होगी ना तभी व्यक्ति अस्तित्व में ऊपर उठने लगेगा। ठीक है, तभी उसका नाम होगा। अगर वो निरंतर उसी वेग में बहता रहेगा तो लोग भूल जाएंगे उसको। जब वेग के खिलाफ होगा ना, जब कश्तियां तूफान तूफान में उतरेगी ना, कश्तियां तूफान में उतरेगी और जब वो बच के निकल जाएगी ना,
तब उनका नाम होगा। ठीक है, इसी तरह यही होता है। जब इन लोगों ने आलोचनाएं की और इनकी जब 1600 में जब किताबें निकल के आई, ठीक है, जब लोगों ने पढ़ा, तब इनको समझ में आया कि वास्तव में अरस्तु चीज क्या थी, सिसरो चीज क्या थी, सुकरात क्या चीज थी जिन्हें जहर पी लिया था, जहर दे दिया था उसको, वो चीजें हैं। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में नहीं आया होगा ना, तो एक बार वीडियो को वापस देखना यहाँ से, और फिर भी ना है तो कमेंट में डालना। समाज शास्त्र को लेकर काफी इंपॉर्टेंट चीज थी। समाज शास्त्र की वास्ट शुरुआत में जो शुरुआत हुई थी ना, प्लेटो, अरस्तु, सिसरो को लेकर, तो गाइडों में क्या किया जाता है, 3 लाइनें लिखाई जाती है, कोचिंगों में भी ये 3 लाइनें ही पढ़ाई जाती है। क्या? अरस्तु ने पॉलिटिकल बुक लिखी, अरस्तु ने वो लिखी, अरस्तु ने जो डेफिनेशन थी वो थी। अरे वास्तव में डेफिनेशन क्या थी वो तो बताओ ना। ज्ञान को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, ताकत को लेकर, 4 प्रकार से राजा बने, ठीक है, चारों प्रकार से। अब इनकी बात नहीं की इन्होंने, परिवार का बेटा ही, ये तो बनते आ रहे थे, ठीक है, ये तो बनते आ रहे थे परिवार का परिवार से, परिवार का परिवार से, तो इन्होंने तो आलोचना ही नहीं की। अब यहाँ पे 2 चीजें और निकल के आती है, इन्होंने नहीं की तो हो सकता है कि इनके जो राज्य में ये परंपरा लागू ही नहीं थी, जहाँ पे ये थे ना ये लागू नहीं थी, ये किसी और भूभाग पे लागू थी। और जब इनकी किताबें निकली, जब इनकी जो बातें थी, इनके जो मतलब विचार थे, जब उस भूभाग पे पहुंचे, तब लोगों ने इस चीज का विरोध करना शुरू किया होगा। हमारे देश में जो संविधान बनाया गया ना, उसको उदार का ढांचा क्यों कहते हैं? काफी सारे देशों से काफी सारे आर्टिकल लिए गए हैं। जैसे हिटलर ने वहां पे राज किया, ठीक है, हिटलर ने मतलब कितने लोगों को मार दिया। बाद में जब जर्मनी में आपातकाल शक्तियां बनाई गई, तो काफी पावरफुल शक्तियां बनाई गई वहां पे, तो उनको ही भारत में लागू किया गया। तो हमने वहां से चीजें ग्रहण की है, ठीक है। तो ये चीज समझना आप, ये होता है। अब हमको कुछ प्रकृति को लेकर बात करनी है। तो यहां तक ये सारणी आप बना लेना, कुछ नहीं लिखना है। प्लेटो, उसकी बुक है, अरस्तु बुक है, सिसरो बुक है, बाकी सारी चीजें हमारे नहीं पूछेंगे ये, ठीक है। हमारे सिलेबस में बस इतना ही है, किताबें पूछ सकते हैं, ठीक है, बाकी जो शुरू होता है वो आगे से शुरू होता है किताबें। और ये लिख देना, राज्य आज किस तरह बनता है, परिवार, ताकत, लोकतंत्र और ज्ञान, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, 1 मिनट। ठीक है, लिख लिया होगा। एक चीज और देख लेना यहाँ पे, ये इसमें क्या होता है कि प्लेटो ने जो कला होती है ना, कला, कला क्या होती है, जो मूर्तियां बनाई जाती है, तस्वीरें बनाई जाती है, वो सारी मूर्ति कला, ठीक है, सेवा कला, ऐसे जितने भी कलाएं, तो उस वक्त भी कुछ कलाएं होंगी ना, इसके टाइम में तो थी कलाएं। तो इसने कहा कि उन कलाओं पे सेंसर लग जाना चाहिए, मतलब आप बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको लोगों के बीच में उनको नहीं पहुंचाना है। जैसे सेंसरशिप होती है ना, अ, भारत सरकार काफी चीजों पे सेंसर लगा देती है। जैसे कोई ऐसी मूवी बना दी गई जिसमें काफी गलत चीजें हैं, तो वो क्या करती है, उसको सेंसर कर देती है, मतलब कि आप खुद देखिए, अब उसको लोगों को मत दिखाइए, ठीक है। तो प्लेटो ने कला पर सेंसर लगाने की बात की। इसी की आलोचना करते हुए अरस्तु ने आगे, इसका ही शिष्य था, इसने कहा कि लोग अपने भाव प्रकट कर रहे हैं और आप कह रहे हो उसको सेंसर लगा दे। क्यों लगा दे? अपने भाव प्रकट कर रहे हैं ना लोग, तो जब लोकतंत्र सरकार होगी तो वो इस तरह की बातें करेंगी, ठीक है। तो वो इसको लगाने के लिए मना करता है। और सिसरो ने समाजीकरण के साथ राजनीति को भी न्योता दिया कि आइए, राज्य में राजनीति होनी चाहिए, लोग राजनीति करेंगे तभी काफी शानदार चीज सामने आएगी। तो यहां तक हमें समझ में आ गया। अब इनको लेकर एक चीज और समझनी है हमें, काफी छोटा सा टॉपिक है, वो समझ लेंगे, ठीक है, फिर क्लियर हो जाएगा कि समाज शास्त्र में वास्तव में संबंध, समाज का अर्थ क्या होता है, किस तरह हमारे सामने चीजें आई। बात करते हैं हम प्राकृतिक आपदा को लेकर, प्राकृतिक आपदा को लेकर। जब समूह बने ना, जब समूह बने, तो ज्ञान के आधार पर राजा चुना गया, ठीक है, ज्ञान के आधार पर, कहीं ताकत के आधार पर, कहीं परिवार के आधार पर, तो ज्ञान के आधार पर। अब लोगों को लगा कि ये सबसे ज्यादा ज्ञानी है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा ज्ञानी है। यही चीज यहां पर भी थी, यहां पर भी थी और यहां पर भी थी, ठीक है, यहां पर भी थी। प्राकृतिक आपदा,
अब एक राजा क्या करता है, वो ज्ञानी की बात कर रहा हूं मैं, जो ज्ञानी राजा बना ना, वो इन प्राकृतिक आपदाओं को नाम देता है ईश्वर का, भगवान का। ठीक है, इनके ईश्वर कौन थे? सूर्य, पेड़ पौधे, ठीक है, चंद्रमा, पहाड़, आकाश, ठीक है, ये इनके थे। जब सूर्य की रोशनी आती, ठीक है, रोज इनको लगता कि हाँ आज वो ठीक है, खुश हैं। जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो इनको लगता है कि वो नाराज हैं, वो सारी चीजें। पेड़ पौधे, जब कोई प्राकृतिक आपदा होती, जब भूकंप आ जाते हैं, जब भूस्खलन होने लगता, वो टूटने लगते, तो कहते हैं कि ये भगवान हमसे नाराज हो गए, ईश्वर नाराज हो गया। चंद्रमा, पहाड़, आकाश, जब बिजलियां पड़ती, वो सारी चीजें थी। तो इनको इन्होंने नकार ही दिया बिल्कुल ही। प्लेटो ने कहा कि ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, सॉरी, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये कोई ईश्वर की मर्जी से नहीं हो रहा है। किसने ये बातें कही? प्लेटो ने, अरस्तु ने, सिसरो ने। चीज इस पे तीनों एक ही मत थे। ठीक है, दूसरी चीज, इन आपदाओं को लेकर ईश्वर का नाम लगाकर शारीरिक दंड दिया जाता था लोगों को। शारीरिक दंड किसको दिया जाता था? वहां पर रहने वाले लोगों को। कुछ भी गलत होता ना, तो इन आपदाओं के नाम पे लोगों को दंड दिया जाता था। दंड कैसे? राजा की आज्ञा का पालन करना, ये आज्ञा का पालन। अब आप देखो, एक ज्ञानी व्यक्ति को राजा बनाया गया, और ज्ञानी व्यक्ति आपदा के नाम, प्राकृतिक आपदा को ईश्वर का रूप बताकर लोगों को शारीरिक दंड दे रहा है। आसमान में बिजली गिरी, कोई व्यक्ति अगर थोड़ा भी गलत करता है तो उसने उसको शारीरिक दंड देना शुरू कर दिया। कुछ भी गलत हो, राजा को पैसे नहीं दिए, पैसे तो होते नहीं थे, वो जो भी चीजें उसको चाहिए होती, उसकी वहां की जो व्यवस्था थी, थोड़ी गलती करता, इन चीजों के नाम पे उनको दंड दे देता। अब यहाँ से फायदा क्या मिलता कि लोग विरोधी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि भगवान नाराज हुए हैं तो दंड तो मिलना चाहिए ना, वो सारी चीजें। तो इन चीजों को लेकर अरस्तु, प्लेटो, सिसरो और सुकरात, ये सारे लोग थे, इन्होंने इसको गलत बताया। और वास्तव में यही चीज थी, पृथ्वी को गोल बचाने के लिए इतनी जो लड़ाइयाँ हुई ना, इतने मतलब वैज्ञानिकों ने लड़ाई लड़ी, वो सारी चीजें हुई, वो कारण यही था। वो कहीं ना कहीं ईश्वर को सीमित करना चाहते थे, मतलब कि बताना चाहते थे कि ये लोग ने ईश्वर को नहीं बनाया, अगर वो है तो वो सर्वोच्च है, वो सब जगह है। अगर आप में ईश्वर नहीं हो सकता है, इन ज्ञानी राजाओं ने जो बात की ना, इनमें ईश्वर नहीं हो सकता, अगर वो है तो सब जगह है। ठीक है, आप प्राकृतिक आपदा के नाम पे उसको ईश्वर का रूप लगा के लोगों को दंड दे रहे हो, तो वो चीजें गलत थी। ठीक है, इसीलिए तो सिसरो ने राजनीति तक बात कह दी। बाकी सिसरो की क्या होगी, लगभग एक आज से 2500 साल में, मतलब कि 100-150 ईस्वी के आसपास की बात होगी। ठीक है, सिसरो की। अब आप देखिए, उसके बाद लगभग कितने 1500 साल तक जब ये लोग खत्म हो गए, कोई चर्चा नहीं हुई, तो आप देख लीजिए 1500 साल तक हमारे देश में वो व्यवस्था ही लागू नहीं हुई, राजा का शासन चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। ठीक है, वो सारी चीजें हुई। तो प्राकृतिक आपदा को लेकर ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको समझा थी। तो इनका विरोध किसने किया था? इन्होंने किया था। ठीक है, ये हो गई। अब शारीरिक दंड दिया जाता था, तो प्लेटो ने कहा कि राजा ज्ञानी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा के नाम पे ये चीजें सही नहीं है। ये समाज शास्त्र को लेकर, इसको समझने को लेकर, और संबंध जो बने ना एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में, उनको लेकर बात की। अब इसमें शुरुआत में हमने महाद्वीप देखे थे, तो एक भूभाग पे तुमने संबंध स्थापित कर लिए। अब ये लोग, जब इनको पता चल गया कि हम कहीं आ जा सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल है, ये लोग यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से कहीं पे भी आने जाने लगे लोग। ठीक है, ये क्या बना? जाल बना, लोगों का जाल बना। तो इसको ही तो मैकायो एंड फेज ने कहा कि सामाजिक संबंधों का जाल। क्वेश्चन पूछा गया सेकंड ग्रेड में, सामाजिक संबंधों का जाल किसने कहा था? मैकायो एंड फेज ने कहा था, मैकायो ऑप्शन में था। ठीक है, तो अब चीजें खुलने लगेगी हमारे सामने। अब जो भी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, वो सारी डेफिनेशन हमारे सामने आने लगेगी। तो समाज शास्त्र को लेकर ये क्लास कैसी लगी, ये बताना। अगली क्लास में अब हम फैक्ट के साथ एक गाइड के रूप में चीजें देखेंगे, और उसी गाइड को हम उसका पोस्टमार्टम करते करते चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, ताकि हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें जो थी वो लिख भी लें और उन सारी चीजों को हम समझ भी लें। अब तक की ये कहानी समाजशास्त्र को लेकर कैसी लगी, किस तरह समाज संबंध स्थापित हुए, किस तरह राजाओं का शासन था और किस तरह के राजा अच्छे थे, किस तरह के राजा बुरे थे, वो सारी चीजें हमने क्लियर कर ली, देख ली। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार एक समाजशास्त्र विषय के रूप में हमारे सामने आया और किस प्रकार वो समाजशास्त्र विषय दूसरे विषयों के साथ जुड़ता ही चला गया और किस प्रकार वैज्ञानिकों ने इस विषय को विज्ञान नहीं बनाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, तो जो दूसरे लोग थे उन्होंने विज्ञान बनाने के लिए जी जान लगा दी। काफ़ी आलोचनाएं हुई, काफ़ी वो सारी चीज़ें हुई, उसको हम डिबेट के रूप में देखेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।